बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूँ समी। नाज़रीन मोहतरम, इस मिशन की पहली किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। लाहौर के सरहदी कस्बे बीनी से तकरीबन निस्फ मील दूर ऊंचे टिब्बे पर वाक़ई इस पुरानी हवेली को पुलिस ने घेरे में ले रखा था। हवेली के चारों तरफ बरगद, पीपल और नारियल के दरख्तों की बहुतात थी और ये पुरानी हवेली मुकम्मल तौर पर इन दरख्तों में कैमोफ्लेज थी। टिब्बे के चारों तरफ धान की लहलहाती हुई फसलें थी। पूरी फिजा धान की बैग से रची हुई थी। एक कच्चा रास्ता हवेली से कस्बे की तरफ चला गया था। किसी जमाने में उस कच्चे रास्ते पर सिर्फ बैलगाड़ियां या हवेली के मालिक, उस इलाके के सबसे बड़े जिम्मेदार चौधरी बरकत अली का यक्का चला करता था। ये कुशादा कच्चा रास्ता सिर्फ हवेली तक आने जाने वालों के लिए मखसूस था। इससे आगे कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए लोग आमतौर पर उस तरफ आते भी नहीं थे। हवेली की अगबी सिमत में तकरीबन 200 गज के फासले पर वो लकीर थी जो पाकिस्तान को भारत से अलग करती थी। सरहद की निशानदेही के लिए थोड़े थोड़े फासले पर छोटी छोटी बुर्जियां बनी हुई थी। उन बुर्जियों के साथ साथ सरहद के दोनों तरफ कच्चे रास्ते से। सरहद के मुतवाज़ी ये रास्ते सिर्फ इतने चौड़े थे कि उन पर सिर्फ जीप ही चल सकती थी। भारत और पाकिस्तान के रेंजर्स के जवान उन जीपों पर सरहद के साथ साथ गश्त करते रहते थे। सरहद के दूसरी तरफ तकरीबन 1 मील के फासले पर सिखों का एक छोटा सा गांव था और शनीयत ये थी कि सरहद पर रेंजर के गश्त के बावजूद उन दोनों तरफ के सरहदी देहातों के लोग एक दूसरे के यहाँ आते जाते थे। जब पाकिस्तान भारत वजूद में आया तो सरहद के उस तरफ आबाद सिखों ने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से हिजरत करके आने वाले मुसलमानों के काफिलों को खूब जी भरकर लूटा था। मुसलमानों पर इतना जुल्म शायद हिंदुओं ने भी ना किया हो जितना उन सिखों ने किया था। ये लोग न सिर्फ मुसलमानों के काफिलों को लूट लेते थे बल्कि कत्लो गारत की ऐसी ऐसी दास्तानें रकम हुई जिन्हें आज भी पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बूढ़ों, बच्चों और जवानों को इस तरह बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया जाता कि वहां के खेत उनके खून से सैराब हो जाते। मासूम और शीरख्वार बच्चों को माओं की छातियों से छीनकर उन्हें टांगों से पकड़कर इस तरह चीर दिया जाता जैसे कोई नाराज बच्चा अपनी गुड़िया तोड़कर फेंक देता है। जवान और हसीन लड़कियों को उनके माँ बाप और भाइयों के सामने नंगा करके उन्हें बेआबरू किया गया। गैंगरेप के ऐसे ऐसे मनादर देखने में आए कि रूह तक कांप उठती। मासूम जवानियों की चीखों से आसमान कांप उठा था, जमीन थर्रा गई थी, मगर उन दरिंदा सिर्फ सिखों पर उनकी चीखों पुकार का कोई असर नहीं हुआ था। मासूम और बेगुनाह जवान लड़कियों को बेआबरू करके बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया जाता। उनकी लाशें खेतों में तड़पती रहती और उनके जख्मों से बहने वाला खून खेतों की जमीन को सैराब करता रहता। हिंदुस्तान से हिजरत करके आने वाले निहत्ते और बेसरो समान मुसलमानों पर जुल्मों सितम के पहाड़ तोड़ने वाले वही सिख आज मुसलमानों की दोस्ती का दम भर रहे थे। सरहद पर रेंजर के गश्त के बावजूद दोनों तरफ से स्मगलिंग का सिलसिला जारी था। भारत को अनाज की कमी का मसला था। पाकिस्तान के सर्दी इलाकों में रहने वाले बेजमीर लोग दौलत के लालच में पाकिस्तान से बड़ी मिकदार में अनाज, घी, तेल और खुर्दो नोश की एशिया भारत को स्मगल कर रहे थे। चौधरी बरकत अली उस इलाके का नामी ग्रामी जिम्मेदार था। कई मुरब्बा इरादी थी जो हिंदुस्तान की सरहद पर फैली हुई थी। सुबह वह सफेद घोड़े पर बैठकर अपनी जमीनों के मुआयने को निकलता तो वापसी पर शाम हो जाती। चौधरी बरकत अली जितना जालिम और संग दिल जिम्मेदार था, इतना ही वो एक नेक और हमदर्द भी इंसान था। उसके मज़ारे उसके सामने आते हुए थर थर कांपते थे तो उससे खुश भी थे, क्योंकि जरूरत के वक्त यही जालिम और जाबर जिम्मेदार उनके लिए रहमत का फरिश्ता बन जाता था। चौधरी बरकत अली की एक हवेली बीनी गांव में भी थी, लेकिन वो ज्यादातर टिब्बे वाली उस हवेली में रहा करता था। उसका सबसे बड़ा बेटा इन दिनों तालीम के सिलसिले में वलायत गया हुआ था। एक बेटी थी जो शहर से बैटरक करने के बाद कॉलेज में दाखिला लेकर वहीं हॉस्टल में रह रही थी। गांव से पक्की सड़क तक कई मील का रास्ता कच्चा था जिस पर सिर्फ बैलगाड़ियां और ट्रैक्टर ट्राली ही चलती थी। उस जमाने में बहुत कम जिम्मेदारों के पास मोटरें थी, अलबत्ता यक्के सबके पास थे जो खूब सजे सजाए होते थे। गांवों से शादीपुर तक कच्चे रास्ते पर सफर करने के दौरान इतनी मट्टी उड़ती थी कि मंजिल पर पहुंचकर सफर करने वाला अपने आप को पहचानने से ही इनकार कर देता था। इलाके में चौधरी बरकत अली के कुछ दोस्त थे तो दुश्मनों की तादाद भी कम नहीं थी। बीनी के ये एक जिम्मेदार से जमीन के एक टुकड़े पर उसकी मुकदमेबाजी चल रही थी। वो दोनों जमीन की कीमत से कई गुना ज्यादा मुकदमे पर खर्च कर चुके थे, लेकिन कोई भी उससे दस्तबरदार नहीं हो रहा था। दूसरे जिम्मेदार सराज की हवेली भी बीनी गांव में ही थी।
चौधरी बरकत अली गांव की हवेली छोड़कर टिब्बे वाली हवेली में सिर्फ इसलिए रह रहा था कि चौधरी सराय से आमना सामना ना हो। लेकिन बाद लोगों का ख्याल था कि चौधरी बरकत अली अनाज की स्मगलिंग में मुलव्वस था और इसलिए टिब्बे वाली हवेली में रह रहा था, क्योंकि वहां से सरहद बिल्कुल सामने थी और इधर का माल आसानी से उधर पहुंचाया जा सकता था। यह आज से 15 साल पहले की बात थी। चौधरी बरकत अली की बेटी भी सर्दियों की 10 दिन की छुट्टियों में गाँव आई हुई थी। फैसलाबाद से चौधरी बरकत अली का एक दोस्त रशीद भी अपनी फैमिली के साथ हवेली का मेहमान बना हुआ था। रशीद का फैसलाबाद में साबुन का कारखाना था। उसके 4 बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी जिसकी उम्र 22-23 साल रही होगी, उससे छोटा लड़का था और फिर 2 लड़कियां थी। रशीद अपनी बेटी के रिश्ते के लिए चौधरी बरकत अली के बेटे के चक्कर में था, जो आला तालीम के लिए बाहर गया हुआ था। वो दिसंबर की ठिठरी हुई रात थी। आसमान बादलों से ढका हुआ था। किसी भी वक्त बारिश शुरू हो सकती थी। ठंडी हवा के झोंकों से सर्दी पहले ही बढ़ गई थी और बारिश के बाद तो सर्दी के मजीद बढ़ जाने का इम्कान था। रात के 10 बज रहे थे। खाना खाने के बाद चौधरी बरकत अली और उसकी बीवी और रशीद एक कमरे में बैठे अपने बच्चों के रिश्ते के बारे में बातें कर रहे थे। रशीद का बेटा अपने कमरे में सो चुका था। अलबत्ता चौधरी की बेटी और रशीद की बेटियां एक ही कमरे में दुबकी हुई बातें कर रही थी। जब पुराने दोस्त मुद्दत बाद मिलते हैं तो आमतौर पर रातें गपशप में जाग कर ही गुजर जाती है और यही सूरत कुछ इस हवेली में भी थी। बात से बात निकल रही थी, कह के लग रहे थे, पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी। वक्त गुजरने का किसी को एहसास नहीं रहा था। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। हवेली के बाहर भी नौकरों के लिए 2-3 कच्चे मकान थे। बाद नौकर हवेली के अंदर भी रहते थे जो सो चुके थे। गालबन 2 बजे का वक्त था। दफतन हवेली के बाहर शोर की आवाज सुनाई थी। औरतों और बच्चों की चीखें आसमान को छू रही थी। उनमें मर्दों की चीखें भी शामिल थी। लगता था जैसे किसी दुश्मन ने हमला कर दिया हो। सन 65 की जंग में भी आधी रात को कुछ ऐसा ही शोर उठा था, जब भारत की फौजों ने अचानक ही रात की तारीकी में पाकिस्तान की सरहद पर हमला कर दिया था। लेकिन ये शोर कुछ अजीब सा था। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बड़ी हद तक मामूल पर आ चुके थे और किसी जंग का कोई इम्कान ना था। ये शोर कैसा है? रशीद ने सवालिया निगाहों से चौधरी बरकत अली की तरफ देखा। उसके लहजे में हल्का सा खौफ था। देखता हूँ क्या बात है। मवेशी चोरों के गिरोह रात को वारदातें करते रहते हैं। हो सकता है मदारों ने किसी को मवेशी चोरी करते देखकर शोर मचा दिया हो। चौधरी बरकत अली कमरे से बाहर आकर नौकरों को आवाजें देने लगा। नूरे, ओए नूरे, कहाँ हो तुम? बाहर शोर कैसा है? चौधरी जी, डाकुओं ने हवेली पर हमला कर दिया है। नूरा हवेली के एक कोने से दौड़ता हुआ आ गया। उससे पहले कि चौधरी बरकत अली कुछ कहता, 2-3 आदमी हवेली की दीवार फांद कर अंदर आ गए। उनके चेहरों पर डांठे बंधे हुए थे। हाथों में ऑटोमेटिक राइफलें थी। दीवारों से कूदते ही उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पहली गोली नूरे को लगी, जो चीखता हुआ वहीं ढेर हो गया। चौधरी बरकत अली ने भागकर कमरे में घुसने की कोशिश की, मगर 2 गोलियों ने उसे भी दरवाजे के बाहर ही ढेर कर दिया। रशीद, उसकी बीवी और चौधरी की बीवी शोर मचाने लगे। दूसरे कमरे से लड़कियों की चीखने की आवाजें भी सुनाई दे रही थी और फिर फिजा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजने लगी। हमलावर कमरों में घुसकर इंसानों को मौत के घाट उतार रहे थे। वो तकरीबन आधे घंटे तक गोलियां बरसाते रहे। शैतान रक्स करता रहा और इंसान खाको खून में लूटते रहे। हमलावरों में से 2 आदमियों ने हवेली में मुख्तलिफ जगहों पर आग लगा दी। आग फौरन ही फैलने लगी। हमलावर कुछ देर तक शैतानी अंदाज में कह के लगाते रहे, फिर फाटक खोलकर बाहर निकल गए। एक नकाबपोश ने लकड़ी के गेट के पास भी जलती हुई मशल फेंक दी। उन नकाबपोशों की तादाद 8 थी। वो दौड़ते हुए टिब्बे की दूसरी तरफ चले गए, जहां उनके घोड़े खड़े थे। एक आदमी घोड़ों के पास ही मौजूद था। वो सब लोग घोड़ों पर बैठकर फरार हो गए। निस्फ मील दूर बीनी के लोग फायरिंग और शोर की आवाजें सुनकर घरों से बाहर निकल आए। हवेली से आग के शोले उठते देखकर उन्हें समझने में देर न लगी कि चौधरी बरकत अली की हवेली को डाकुओं ने घेर लिया है। हमलावर चौधरी की कोई पार्टी भी हो सकती थी और डाकुओं का कोई गिरोह भी। कुछ लोग बंदूकें, लाठियां और कुल्हाड़ियां उठाकर हवेली की तरफ दौड़ पड़े। हवेली तक पहुंचने में चंद मिनट लग गए। हवेली के बाहर वाले मकानों में रहने वाले मजारे इधर उधर भागते हुए शोर मचा रहे थे। गांव से आने वाले लोग भी हवेली से दूर ही रह गए थे। हवेली में लगी आग ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया था। आग बुझाने का कोई इंतजाम नहीं था। बाल्टियों से पानी डालकर ये आग नहीं बुझाई जा सकती थी। लेकिन फिर अचानक बारिश शुरू हो गई। पहले मोटी मोटी बूंदें गिरना शुरू हुई और फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। गांव से आए हुए लोग बरगद और पीपल के दरख्तों के नीचे खड़े होकर बेबस नजरों से जलती हुई हवेली को देख रहे थे। शोले आसमान से बातें कर रहे थे, लेकिन 10-15 मिनट बाद शोलों की बुलंदी कम होने लगी। तेज और मूसलाधार बारिश हवेली की आग बुझाने में मददगार साबित हो रही थी।
तकरीबन 2 घंटों की मुसलसल बारिश से हवेली की आग तो बुझ गई, अलबत्ता कहीं कहीं से धुआं अब भी उठ रहा था। गांव से आए हुए लोग अब भी हवेली से दूर दरख्तों के नीचे खड़े थे। हवेली की तरफ से ढुलान पर पानी सैलाब की तरह बह रहा था। बारिश तकरीबन आधा घंटा और उसी शदोमद के साथ जारी रही और फिर उसका जोर टूटने लगा। गांव वालों ने यह देखा कि बारिश के दौरान या इससे पहले कोई दीरू हवेली से बाहर नहीं आया था, और अब जबकि बारिश का जोर टूट चुका था, चंद आदमी दरख्तों के नीचे से निकलकर टार्चों की रोशनी में हवेली की तरफ बढ़ने लगे। टार्चों की रोशनी में उन्होंने जली हुई हवेली में जो कुछ देखा वो उन्हें हवास बाख्ता करने के लिए काफी था। हवेली के सेन में और मुख्तलिफ कमरों में 12 इंसानों की लाशें पड़ी हुई थी। बाद लाशें आग में जलकर राख हो चुकी थी और बाद अध जली हुई थी। गोश्त जलने की बू चारों तरफ फैली हुई थी। हवेली के दरवाजे और खिड़कियां मुकम्मल तौर पर जल चुकी थी। अगर बारिश ना होती तो हवेली मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो चुकी होती। वो लोग दौड़ते और चीखते हुए हवेली से बाहर आ गए और चीख चीख कर दरख्तों के नीचे खड़े हुए लोगों को बताने लगे कि उन्होंने हवेली में क्या देखा। हवेली के बाहर वाले मकानों में रहने वाले चंद मज़ारे भी दरख्तों के नीचे जमा हो गए थे और वो रो रो कर बता रहे थे कि 8-10 नकाबपोशों ने अचानक ही हवेली पर हमला कर दिया था और वो फिर घोड़ों पर बैठकर फरार हो गए थे। कुछ लोग गांव की तरफ वापस दौड़ गए। थाना तो बहुत दूर था, अलबत्ता गांव में एक छोटी सी पुलिस चौकी मौजूद थी जिसका अमला एक एएसआई, एक हेड कांस्टेबल और निस्फ दर्जन कांस्टेबलों पर मुश्तमिल था। लेकिन जब वो लोग पुलिस चौकी पहुंचे तो पता चला कि एएसआई घर पर ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहा था। हेड कांस्टेबल भी चौकी से मुल्क कमरे में सो रहा था और ड्यूटी पर मौजूद 2 कांस्टेबल कुर्सियों पर बैठे ऊँग रहे थे। संतरी बादशाह, एक आदमी ने एक कांस्टेबल को झंझोड़ते हुए कहा, उधर चौधरी बरकत अली की हवेली में क़यामत आ गई और तुम लोग आराम से सो रहे हो। ओए क्या हुआ? कौन है? कौन आ गया? कहाँ आ गई? कांस्टेबल गड़बड़ा कर उठ गया और बदहवास निगाहों से इधर उधर देखने लगा। क़यामत सुगरा आ गई है चौधरी बरकत अली की हवेली में, उस शख्स ने कहा। सुगरा को तो उस गांव से निकाल दिया गया था, वो दोबारा यहाँ कैसे आ गई? कांस्टेबल उठकर अपनी बेल्ट दुरुस्त करने लगा। उसने अपने दूसरे साथी को भी जगा दिया था। ओए शीदे उठो, सुगरा दोबारा यहाँ आ गई, उसकी वजह से यहाँ कई लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, इसलिए उसे गांव से बाहर निकाला गया था, वो फिर आ गई है। और मैं उस सुगरा की बात नहीं कर रहा संतरी बादशाह, उस शख्स ने कहा। क़यामत सुगरा की बात कर रहा हूँ। चौधरी बरकत अली की हवेली में 10-12 आदमियों को कत्ल करके आग लगा दी गई है। ओए मुंह अच्छा ना हो तो बात तो अच्छी कर लिया करो, संतरी बोला। चौधरी बरकत की हवेली में घुसकर कत्ल कौन कर सकता है? आप चल कर तो देखो, थानेदार को जगाओ, वहां तो क़यामत बची गया। दूसरे शख्स ने कहा। कांस्टेबल ने दरवाजे के करीब आकर बाहर देखा। हल्की बूंदाबांदी अब भी हो रही थी और बाहर तो मींह बरस रहा है। वो बोला, आप थानेदार को जगाएं जी, वो शख्स बोला। आधे घंटे की बहस और तकरार के बाद थानेदार को घर से जगा कर लाया गया। उसकी उम्र 40 साल से कुछ ऊपर ही थी। उसकी सारी जिंदगी पुलिस में गुजरी थी, लेकिन वो एएसआई के ओहदे से आगे नहीं बढ़ सका था। वो बड़ी मुश्किल से उन लोगों के साथ हवेली की तरफ जाने पर आमादा हो सका था। 4 कांस्टेबल और एक एएसआई जब चौधरी बरकत अली की जली हुई हवेली में दाखिल हुए तो टार्चों की रोशनी में सूरत हाल का जायजा लेते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। थाने से इंस्पेक्टर साहब को बुलाना पड़ेगा और इंस्पेक्टर साहब को सुबह से पहले नहीं बुलाया जा सकता। इसी दौरान कोई हवेली में दाखिल होने की कोशिश नहीं करेगा। एएसआई ने 2 कांस्टेबलों को वहीं छोड़ दिया और हवेली के बाहर वाले मकानों में रहने वाले 3-4 मज़ारों को पकड़कर ले आया। इंस्पेक्टर सुबह 10 बजे से पहले नहीं आया था। इसी दौरान बीनी और आसपास की छोटी छोटी बस्तियों के लोग भी वहां जमा हो चुके थे। जली और नीम जली लाशें उठवा दी गई। चौधरी बरकत अली का कोई रिश्तेदार गांव में नहीं था। लाहौर शहर में उसके दूसरे रिश्तेदारों को इतला दी गई थी और फिर उसके बेटे को भी लंदन में इतला भिजवा दी गई। चौधरी बरकत अली के रिश्तेदार यूं तो बहुत थे, मगर सबसे करीबी अजीज एक चचाजाद भाई था जिसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। लाहौर से फैसलाबाद उसकी बसें चलती थी। वो तो इतला मिलते ही रोता पीटता गाँव पहुँच गया। दूसरे रिश्तेदार भी आ गए, मगर लंदन में जेरे तालीम बेटा कई रोज बाद ही पहुंच सका। चौधरी बरकत अली का बेटा सज्जाद माँ बाप और बहन के चेलम तक गांव में रहा। फिर तमाम जमीनें अपने बाप के कजन चौधरी हमीद के हवाले करके दोबारा उसूल तालीम के लिए लंदन वापस चला गया। 3 साल बाद वह लाहौर वापस आया। टिब्बे वाली हवेली जूं की तूं अध जली पड़ी थी, लेकिन उसने हवेली की मुरम्मत नहीं करवाई। गाँव वाली हवेली में भी रहना पसंद नहीं किया, बल्कि समनाबाद में एक कोठी खरीद ली और वहीं रहने लगा। जमीनों की देखभाल के लिए मैनेजर रख लिया और गांव वाली हवेली उसे रिहाइश के लिए दे दी। खुद कभी कभार गांव जाकर जमीनों का चक्कर लगा आता। टिब्बे वाली अध जली हवेली 15 साल से वैरान पड़ी थी और इस अरसा में खासी बदनाम हो चुकी थी।
चौधरी बरकत अली, उसके घर वालों और मेहमानों के कातिल नहीं पकड़े गए थे। पुलिस ने पहले चौधरी सराज को शुबे की बिना पर हिरासत में लिया था, लेकिन चंद ही रोज बाद उसे छोड़ देना पड़ा, क्योंकि जिस रात हवेली में 12 अफराद के कत्ल की ये वारदात हुई थी, उस रात चौधरी सराज सियालकोट में था। लोगों ने उस अजली हवेली की तरफ आना छोड़ दिया था। रात के वक्त हवेली में रोशनी सी चमकती नजर आती, कभी कभी चीखों और कैकों की आवाजें भी सुनाई देती। आम लोगों का ख्याल था कि उस हवेली में चौधरी बरकत अली और उसके अहले खाना और मेहमानों की रूहें भटकती रहती हैं, और बाद लोग ये समझते थे कि स्मगलरों ने उस अजली हवेली पर कब्जा कर रखा है, और जिस रात वो लोग माल लेकर हवेली में आते हैं उस रात हवेली में रोशनियां सी चमकती हुई नजर आती हैं। लेकिन बाद संजीदा किस्म के लोगों को इस बात का यकीन था कि हवेली में कोई असेब वगैरह नहीं, बल्कि सारा चक्कर स्मगलरों का चलाया हुआ है, ताकि लोग उस तरफ का रुख ना करें। उन दिनों एक नया थानेदार आया हुआ था। वो अक्सर गांव की चौकी के चक्कर लगाता रहता था, और ये इत्तेफाक की बात थी कि जिस रोज वो गांव का गश्त करके जाता था, उससे अगले रोज हवेली में पुरस्रार किस्म की सरगर्मियां दिखाई देती। उस थानेदार के बारे में भी इलाके में बहुत किस्से मशहूर हो चुके थे। बाद लोगों को यकीन था कि वो स्मगलरों से मिला हुआ है। जिस रोज वो गांव का गश्त करके जाता, उससे अगले रोज ही रात को हवेली में पुरस्रार सरगर्मियां दिखाई देती थी। थानेदार की आमदोरफ्त को गोया स्मगलरों के लिए इशारा होता था कि लाइन क्लियर है। वो भी सर्दियों की एक रात थी, गालिबन 2 बजे का वक्त रहा होगा। आज जली हवेली में पुरस्रार सरगर्मियां दिखाई दी थी, और फिर बड़ी खामोशी से पुलिस की भारी नफरी ने चारों तरफ से घेरे में उसे ले लिया। पुलिस वालों की तादाद 40-50 से किसी तरह कम न थी। पुलिस की उस पार्टी की क़यादत एक डीएसपी कर रहा था, जबकि 2 इंस्पेक्टर भी थे। पुलिस वाले दरख्तों की आड़ लिए राइफलें संभाले होशियार खड़े थे। डीएसपी ने मुख्तलिफ सिमतों में खड़े हुए दोनों इंस्पेक्टरों को मखसूस सिग्नल दिया, और चारों तरफ पुलिस के जवान आगे बढ़ने लगे। वो लोग राइफलें ताने बड़ी एहतियात से आगे बढ़ रहे थे, और मिलाकर वो हवेली से चंद कदम के फासले पर रुक गए। डीएसपी बरगद के एक दरख्त की आड़ में खड़ा था। दरख्त का तना इतना मोटा था कि उसके पीछे 4 आदमी आसानी से छुप सकते थे। लंबी लंबी जटाएं शाखों से ढकी हुई थी। एसपी के हाथ में मेगाफोन था। वो कुछ देर तक हवेली की तरफ देखता रहा, फिर मेगाफोन का बटन दबा दिया और उसे ऊंटों से लगाते हुए बोला, ये हवेली चारों तरफ से पुलिस के घेरे में है। अंदर जो भी लोग मौजूद हैं वो हाथ उठाकर बाहर आ जाएं। ये पहली और आखिरी वार्निंग है। मैं 5 तक गिनूंगा। अगर तुम लोग बाहर ना निकले तो हवेली पर धावा बोल दिया जाएगा। उसके साथ ही गिनती शुरू हो गई। 5 कहने के बाद भी खामोशी रही। डीएसपी ने चंद सेकंड इंतजार किया और फिर अपने मातहतों को सिग्नल दे दिया। पुलिस वाले अपनी अपनी कमीनगाहों से निकलकर हवेली की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन वहां कुछ नहीं था। पुलिस वालों ने ताकतवर टार्चों की रोशनी में आज जली हवेली का कोना कोना छान मारा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हैरत है, डीएसपी ने अपने करीब खड़े हुए इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहा। इतला देने वाले ने अल्फिया तौर पर कहा था कि स्मगलर उस हवेली में मौजूद है, लेकिन यहाँ तो किसी का नामो निशान तक नहीं है। हो सकता है ये इतला हमें गुमराह करने के लिए दी गई हो, इंस्पेक्टर ने कहा। क्या मतलब? डीएसपी ने उसे घूरा। मतलब ये है कि हमें इस तरफ उलझा दिया गया और स्मगलरों की पार्टी किसी और तरफ से निकल गई, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। ये बात हल्क से नहीं उतरती, डीएसपी ने कहा। स्मगलिंग की रोकथाम हमारा शुबा है, उसके लिए कस्टम्स और रेंजर मौजूद हैं। अगर स्मगलरों की किसी गिरोह को सरहद पार करना हो तो रेंजर को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। हमारा काम तो इलाके में अमन व अमान कायम रखना है। इतला देने वाले ने मुझे खास तौर पर इतला इसलिए दी थी कि ये हमारा इलाका है, लेकिन इतला गलत साबित हुई। इंस्पेक्टर ने उसकी बात काट दी। या हो सकता है वो लोग हमारे आने से पहले ही यहाँ से निकल चुके हों। हो सकता है, डीएसपी ने कहा। बहरहाल जवानों को वापसी का हुक्म दो। पुलिस के जवान हुक्म मिलते ही टिब्बे से उतरकर खेतों के दरमियान उस पगडंडी की तरफ चलने लगे, जो बल खाती हुई वहां से तकरीबन 10 मील दूर सड़क तक चली गई थी। सड़क पर पुलिस की 2 और जीपें भी खड़ी हुई थी। गांव वहां से दाईं तरफ खासे फासले पर था। दोनों जीपें और दोनों ट्रक बुड़कर शहर की तरफ रवाना हो गए। ट्रकों में भरे हुए पुलिस वाले उस नाकाम छापे पर तबसरे कर रहे थे। हमारे डिप्टी साहब को नंबर बनाने का बड़ा शौक है, एक कांस्टेबल कह रहा था। हार इतला मिलते ही भाग उठते हैं, बिला वजह रात जाया कर दी, दूसरा कांस्टेबल बोला। मुझे तो लगता है उन स्मगलरों को भी छापे की इतला मिल गई थी। वो लोग हमारे आने से पहले ही भाग निकले। हो सकता है वो माल लेकर सरहद पार गए हों। तीसरा पुलिस वाला अपने करीब बैठे हुए साथी की तरफ देखते हुए बोला, मेरा तो ख्याल है कि इलाके के थाने ही से उन्हें इतला मिली होगी। लानत भेजो उन सब पर, मुझे तो बड़े जोर की नींद आ रही है, उस कांस्टेबल ने जवाब दिया। पुलिस की जीपें और ट्रक तेज रफ्तारी से शादीपुर की तरफ जा रही थी।
उधर अधजली वैरान हवेली की सूरत-ए-हाल बदल गई थी। पुलिस की मौजूदगी में वहाँ किसी जीरो का नामो निशान तक नजर नहीं आया था, लेकिन अब वहाँ जिंदगी के आसार नजर आने लगे थे। हवेली का एक कमरा जिसकी तकरीबन आधी छत गिर चुकी थी, किसी की मौजूदगी का पता दे रहा था। उस कमरे के एक वीराने में फर्श का एक हिस्सा इस तरह चाक होने लगा जैसे उसे नीचे से किसी तेजदार छुरी से काटा जा रहा हो। वो तकरीबन 4 मुरब्बा फुट का टुकड़ा था जिसमें एक तारीख खला पैदा होगी। उसी खला से पहले एक इंसानी सर बरामद हुआ और फिर एक आदमी बाहर निकल आया। उस शख्स ने मोहतात निगाहों से इधर उधर देखा और फिर दबे कदमों चलता हुआ जले हुए दरवाजे से निकलकर बाहर आ गया। वो कुछ देर तक एक जगह रुककर कुछ सुनने की कोशिश करता रहा, फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ हवेली से बाहर आ गया और पीपल के एक दरख्त के पीछे छुपकर निस मील दूर गांव और सड़क की तरफ देखने लगा। और ये इत्मीनान कर लेने के बाद के कुर्बो जवार में कोई मौजूद नहीं, वो तेज तेज कदम उठाता हुआ वापस उसी कमरे में आ गया और उसी खला में सीढ़ियां उतरता हुआ तय खाने में आ गया। उस तय खाने के बारे में किसी को मालूम नहीं था। उसका राज सिर्फ चौधरी बरकत अली को मालूम था या उसके एक बहुत करीबी दोस्त माजा गुज्जर को, जो अक्सर यहाँ आया करता था। तय खाना खासा वसी और अरीज था। उस वक्त तय खाने में 5 आदमी मौजूद थे। उनमें एक पैंट शर्ट में था और ऊपर से सुरमई रंग का स्वेटर पहन रखा था। उसकी उम्र 28 के लगभग रही होगी। वो एक सेहतमंद आदमी था। बारीक मूंछों ने उसके चेहरे को खासा वजीहा बना दिया था। वो शारक था। बाकी चारों आदमी चेहरों ही से देहाती, उजड़ और छटे हुए बदमाश लगते थे। उनमें से 3 ने शलवार कमीज पहन रखी थी, जबकि चौथा आदमी धोती बांधे हुए था और खद्दर का कुर्ता पहने हुए था। उन चारों की बड़ी बड़ी मूंछें थी जिनसे उनके चेहरे कुछ और भी खौफनाक हो गए थे। चले गए वो लोग, बाहर से आने वाले ने कहा। लेकिन उन्हें कैसे इतला मिली? दूसरे ने पूछा और मशकूक निगाहों से बारी बारी सबकी तरफ देखने लगा। इसके अलावा और कौन हो सकता है? धोती वाले ने शारक की तरफ इशारा किया। इसका नाम मकसूद था। क्यों ओए बाऊ? पहले शख्स ने शारक को घूरा। हमें ये धंधा करते हुए 15 साल हो चुके हैं और किसी ने इस तरह गद्दारी नहीं की, और जिस पर हमें शुबा होता है उसे हम इस दुनिया में नहीं रहने देते। सच सच बताओ, अगर तुम बेगुनाह साबित हुए तो तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। माजे गुजर, शारक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अगर मुझे मुखबरी करनी होती तो मैं खुद यहाँ ना आता। हमने दुनिया देखी है। बाजे गुजर ने उसे घूरा। मुझे 15 साल हो गए हैं ये कारोबार करते हुए। किसी को आज तक बनक नहीं मिल सकी कि मैं यहाँ क्यों आता हूँ और क्या कारोबार करता हूँ। चौधरी बरकत इस कारोबार में मेरा पार्टनर था, लेकिन वो भी आखिर में कुछ डंडी मारने लगा था। मैं अनपढ़ और जाहिल जरूर हूँ, लेकिन कारोबार में बददियांती का कायल नहीं हूँ। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो 75 लाख रुपए की डंडी मार रहा था। मैंने उसका पत्ता ही साफ कर दिया। पुलिस आज तक ये पता नहीं चला सकी कि चौधरी बरकत, उसके घर वालों और मेहमानों को मौत की नींद किसने सुलाया था और हवेली को आग किसने लगाई थी। वो तो हमारी शराकत में शुरू का जमाना था और चौधरी बरकत ने बेईमानी शुरू कर दी थी। इस तहखाने की तैयारी में मैंने भी बड़ा पैसा लगाया था। आग लगने से इसके मैकेनिज्म को बड़ा नुकसान पहुंचा था। बाद में मैंने इसे चोरी छप्पे ठीक करवाया और चौधरी बरकत के बेटे को ये पट्टी पढ़ाई कि अब उसे इस हवेली में नहीं रहना चाहिए। अब ये हवेली मुकम्मल तौर पर मेरे इस्तेमाल में है और आसपास की बस्तियों के लोग ये समझते हैं कि ये हवेली असेबज़दा है, इसलिए कोई इस तरफ आने की जुर्रत नहीं करता और हमारा कारोबार बड़े इत्मीनान से चल रहा था। लेकिन आज पहली बार पुलिस को इस हवेली पर शुबा हुआ है और ये शुबा बिला वजह नहीं हो सकता। यकीनन इसकी मुखबरी की गई है और मेरे साथियों का भी यही ख्याल है कि मुखबरी करने वाला तुम्हारे सिवा और कोई नहीं हो सकता। देखो माजे गुजर, शारक ने कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि इस बिजनेस में मेरा भी करोड़ों रुपए का सरमाया लगा हुआ है। मैं पुलिस को मुखबरी करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार सकता। माल कहाँ है? बाजे ने उसे घूरा। तुम तो माल लेकर यहाँ आने वाले थे, लेकिन तुम तो खाली हाथ आए और तुम्हारे पीछे ही पीछे पुलिस भी पहुंच गई। तुम जानते हो कि मैंने एहतियात का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ा। शारक ने कहा, मुझे माल लेकर यहाँ पहुंचने के लिए कहा था। ये कोई धोखा भी तो हो सकता था, इसलिए माल मैंने यहाँ से 2 फरलांग दूर पुराने कुएं के पास छुपा दिया था और खाली हाथ यहाँ इसलिए आया था कि पहले ये इत्मीनान कर लूं कि मेरे साथ धोखा तो नहीं हो रहा। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाकर गलती की थी शारक बाऊ, माजे गुजर ने कहा, और इसी गलती की वजह से ये हवेली पुलिस की नजरों में आ गई। लेकिन तुम अब यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकोगे। तुम्हारी लाश तो इसी तय खाने में गड़ा खोद कर दबा दी जाएगी और किसी को क़यामत तक पता नहीं चल सकेगा कि तुम कहाँ गायब हो गए। माजे गुजर, तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? शारक ने कहा और अचानक ही एक तरफ खड़े हुए आदमी पर झपटा। दूसरे इल्ला में उस आदमी के हाथों में पकड़ी हुई कलाशनकोव शारक के हाथों में थी। खबरदार, कोई अपनी जगह से हरकत ना करे। वो घुर्राया। तुम्हारा कहना दुरुस्त है कि पुलिस को मुखबरी मैंने ही की थी, लेकिन मुझे इस तहखाने का पता नहीं था।
मालूम होता तो तुम सब लोग इस वक्त आहनी सलाखों के पीछे बंद होते। ओए मकसूद, ताज पकड़ो इसको, माजा गुज्जर चीखा। उन लोगों ने अपने हाथों में पकड़ी हुई कलाशिनकोव राइफलें सीधी करने की कोशिश की, लेकिन शार्क ने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए उनके पैरों के करीब ब्रेस्ट मार दिया। तहखाना गोलियों की आवाज से गूंज उठा। ये गोलियां तुम्हारे जिस्म भी छिलनी कर सकती थी। अपनी राइफल फेंक दो, शार्क गुर्राया। उन्होंने राइफलें फेंक दी। तुम हमारे हाथों से बच नहीं सकोगे बाऊ शार्क, बाजे गुज्जर ने खून ख्वार निगाहों से शार्क को घूरा। इस वक्त तो तुम लोग मेरे रहमो करम पर हो, शार्क ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैं इस वक्त तुम लोगों को मारूंगा नहीं, जिंदा छोड़कर जा रहा हूँ ताकि फिर कभी खुले मैदान में तुमसे मुकाबला हो सके। तुम में से कोई अपनी जगह से हिलने की कोशिश ना करे। शार्क उल्टे कदमों तहखाने की सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसकी राइफल का रुख उन्हीं की तरफ था। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर उसने कमरे में छलांग लगा दी और दरवाजे की तरफ दौड़ा। उसके साथ ही उसे सीढ़ियों पर दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। शार्क जलते हुए दरवाजे से निकलकर हवेली की टूटी हुई दीवार की तरफ दौड़ा। हवेली की वो दीवार जब तामीर की गई थी तो उसकी बुलंदी 10 फुट के लगभग थी, लेकिन 15 साल की मुद्दत में कई जगहों से दीवार की बुलंदी सिर्फ 4 फुट रह गई थी। लोग दीवारों की ईंटें उखाड़ कर ले गए थे। शार्क दौड़ता हुआ दीवार पर चढ़ गया। दूसरी तरफ कूदना ही चाहता था कि पीछे से एक चीखती हुई आवाज सुनाई दी। वो रहा, उस तरफ, गोली मार दो उसे। उसके साथ ही फिजा कलाशिनकोव की आवाज से गूंज उठी। कई गोलियां शार्क के करीब से गुजर गई। एक गोली उसके हाथ में पकड़ी हुई राइफल पर लगी थी। उसके हाथ को एक जोरदार झटका लगा और राइफल छूट गई। राइफल दीवार के अंदर की तरफ गिरी थी और शार्क दूसरी तरफ छलांग लगा चुका था। वापस जाकर राइफल उठाने का मौका नहीं था। उसने संभल कर दरख्तों की तरफ दौड़ लगा दी। उसके अकब में फायरिंग की आवाजें गूंज रही थी, मगर दरख्तों की वजह से वो गोलियों से बचता हुआ दौड़ता रहा। टिब्बे से उतरकर वो खेतों में पगडंडी पर दौड़ने लगा। टिब्बे पर दरख्तों में शोर सुनाई दे रहा था। शार्क ने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश नहीं की। वो बेतहाशा दौड़ता रहा। फिजा एक बार फिर फायरिंग की आवाज से गूंज उठी, लेकिन शार्क फायरिंग की रेंज से बहुत दूर निकल चुका था। वो दौड़ता हुआ निस मील दूर कच्ची सड़क पर पहुंच गया। उसने मुड़कर देखा, तारीकी में बहुत दूर साए दौड़ते हुए नजर आ रहे थे। शार्क अगर सड़क के साथ साथ दौड़ता रहता तो शादीपुर पहुंच सकता था, लेकिन उस तरफ जाने से तारीकी होने के बावजूद वो नजरों में आ जाएगा। इसलिए उसने अपने खेतों का रास्ता मुंतखब किया। धान की जवान फसलों में वो अपने आप को मौत के उन फरिश्तों की निगाहों से पोशीदा रख सकता था। अगर वो इसी तरह खेतों में दौड़ता रहे तो लखू डेर से जरा आगे महमूद बूटी के करीब शादीपुर वाली सड़क के लिंक रावी रोड पर निकल सकता था। वो बेतहाशा दौड़ता रहा। उसका सांस बुरी तरह फूल चुका था। कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वो रुकना नहीं चाहता था। रुकने का मतलब अजियतनाक मौत के सिवा कुछ ना होता। वो कई मील तक दौड़ता रहा और मिलाकर एक नहर ने उसका रास्ता रोक लिया। नहर तकरीबन 10 फुट चौड़ी थी और पानी खासा गहरा था। वो नहर के किनारे पर रुककर हांफते हुए दाएं बाएं देखने लगा। दोनों तरफ दूर दूर तक नहर पर कोई पुल नजर नहीं आ रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा। बहुत तारीकी में 2 साए दौड़ते हुए नजर आ रहे थे। शार्क अपने तलफ़्फ़ुज़ पर किसी हद तक काबू पा चुका था। वो छलांग लगाकर 10 फुट चौड़ी नहर को अबूर नहीं कर सकता था और मौत के फरिश्ते उसके सर पर पहुंच रहे थे। उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था। वो नहर में उतर गया। वैसे भी सर्दी अच्छी खासी थी और नहर का पानी बर्फ की तरह ठंडा था। वो कांप कर रह गया, लेकिन उन मौत के फरिश्तों के मुकाबले में ये ठंडा पानी काबिले बर्दाश्त था। पानी उसके सीने तक था। वो आहिस्ता आहिस्ता दूसरे किनारे की तरफ बढ़ता रहा। पानी का बहाव उसे धकेल रहा था। वो पांव जमाने की कोशिश करता हुआ दूसरे किनारे की तरफ बढ़ता रहा। दूसरा किनारा उससे सिर्फ 3 फुट के फासले पर रह गया और फिर दफादन उसका दिल उछलकर हल्क में आ गया। मौत के दोनों फरिश्ते करीब पहुंच रहे थे।